हेलो यस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द जीनियस फिजिक्स। यस आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दिस कोर्स विल बी मोस्टली बिलोंग टू द सिंग टेक्स्ट बुक बोर्ड, so that's all our discussion will be on the best option board. So here we have to discuss firstly about the charge कि चार्ज क्या है हमारे पास कूलम्ब से स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक्चुअली हम स्टडी करते हैं चार्ज के हवाले से। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो इज बिलोंग टू इलेक्ट्रिसिटी एंड स्टैटिक्स इज बिलोंग टू स्टेट ऑफ रेस्ट। जब चार्ज स्टेट ऑफ रेस्ट में हो तो उसी को हम कहते हैं दिस एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जरा सोचें, क्या चार्ज कभी रेस्ट में हो सकती है? हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा फ्री होते हैं, चार्ज रेस्ट में हो सकती है। सो आंसर नो, चार्ज रेस्ट में नहीं हो सकती। देन व्हाई वी कॉल दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारे पास क्यों है? एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यहाँ पर ये हरगिज मतलब नहीं है कि चार्ज रेस्ट में। यहाँ पर जो मतलब है, जब चार्ज बॉडी रेस्ट में होती है, चार्ज बॉडी, उस चार्ज बॉडी को हम कहते हैं दिस इज एक्चुअली इन स्टेट ऑफ रेस्ट, दैट इज एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मैं एक एग्जांपल दे दूं आपको। लेट्स सपोज करें हमारे पास ये कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, थर्मल वेलोसिटी के साथ मूव करते रहते हैं। ऑर्डिनरी कंडीशन, नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल कंडीशंस पर थर्मल वेलोसिटी के साथ ये मूव करते रहते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स तो रेस्ट में नहीं है, चार्ज रेस्ट में नहीं है, ये तो रेस्ट में नहीं, तो इसी को हम कहते हैं एक्चुअली इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स। बट ये आपके पास ये विजिबल है कि ये चार्ज बॉडी है, ये रेस्ट में है। इस बॉडी की जो स्टडी है, इस चार्ज बॉडी की जो स्टडी है, दिस इज एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दिस इज एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। मतलब हम कह सकते हैं कि जब हम माइक्रो लेवल पर डिस्कस करते हैं, व्हेन वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द बेसिस ऑफ माइक्रो लेवल, वी हैव टू फोकस इनसाइड द कंडक्टर either these electron in state of rest or in state of motion। तो हमारे पास ये फाइनली रिजल्ट आता है जब हम माइक्रो लेवल पर जाते हैं तो ये चार्जेस हमेशा मोशन में होती हैं, रेस्ट में नहीं होती। तो हम इसी को कहते हैं माइक्रो लेवल पर दिस इलेक्ट्रोडायनामिक्स। जब हम मैक्रो लेवल पर डिस्कस करते हैं तो हमारे पास आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इट मींस वी कैन से दैट क्लियरली व्हेन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिसिटी एट macro level, then this is electrostatics. When we are going to discuss electricity on the basis of micro level, we have a new concept which is electrodynamics. So finally we are going to start about charge। ये चार्ज का क्या चक्कर है, क्या रोल है, हम यहाँ पर शॉर्टेज डिस्कस करेंगे चार्ज का वजह से। ये चार्ज एक्चुअली होती क्या है? हमारे पास जो चार्ज होती है, चार्ज इज एक्चुअली प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ये एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, जस्ट लाइक कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, ये इनकी प्रॉपर्टी होती है। हमारे पास जो नेचर में मोस्टली फंडामेंटल चार्ज होते हैं, हम उनको कहते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो चार्ज। जो पॉजिटिव कैरियर्स होते हैं उनको कहते हैं प्रोटॉन्स, जो नेगेटिव कैरियर्स होते हैं उनको कहते हैं दीज आर इलेक्ट्रॉन्स। जिनके पास जीरो चार्ज होते हैं उनको कहते हैं न्यूट्रॉन या फोटॉन, क्योंकि वो चार्जलेस होता है, फोटॉन भी जीरो चार्ज होती है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और फोटॉन एक्चुअली प्रोटॉन पर चार्ज पॉजिटिव कैसे आई, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव कैसे आई, ये भी जान लें। ओके, थोड़ा सा हम बैकअप पर चलते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले लें। हम पढ़ते हैं अप टू 9th मैट्रिक फर्स्ट ईयर लेवल तक हमारे पास यही कॉन्सेप्ट होता है कि हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल्स 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। मगर ये कॉन्सेप्ट गलत है। हमारे पास जो फंडामेंटल पार्टिकल है वो जस्ट ओनली वन है, विच इज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इज ओनली वन फंडामेंटल पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन ही फंडामेंटल पार्टिकल है हमारे पास। ओके, हमारे पास जो प्रोटॉन है और जो न्यूट्रॉन है ये फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, दीज आर कंपोजिट पार्टिकल। इनको हम कहते हैं प्रोटॉन को, और हम न्यूट्रॉन को कहते हैं दीज आर कंपोजिट पार्टिकल्स।
कंपोजिट हम इसीलिए कहते हैं कि ये किसी चीज के बने हुए होते हैं, ये किसी न किसी चीज से बने हुए होते हैं। ये डिस्कवरी हुए नियर अबाउट 2000 प्लस में। तो हमारे पास जो प्रोटॉन्स होते हैं ये बने होते हैं क्वार्क्स के। इसके क्वार्क्स आर पार्टिकल which plays most important role in the formation of protons, in the formation of neutrons। जो हमारे पास क्वार्क्स होते हैं ये बनाते हैं प्रोटॉन को, प्लस को बनाते हैं, प्रोटॉन को बनाते हैं। तो हमारे पास जो दो अप क्वार्क हैं, क्वार्क होते हैं हमारे पास टू किस्म के, दो टाइप के क्वार्क होते हैं। एक होता है अप क्वार्क, एक होता है डाउन क्वार्क। एक होता है अप क्वार्क और एक होता है डाउन क्वार्क। जैसे इसके पास चार्ज है प्लस, सेम वैसे इसी के पास भी चार्ज होती है, इसी के पास भी चार्ज होती है। सेम वैसे न्यूट्रॉन भी बना हुआ होता है क्वार्क्स का, ये बना आता है क्वार्क्स का। इसकी जो फंडामेंटल फॉर्मेशन है वो क्या है, वो है क्वार्क। इसके पास भी क्वार्क होते हैं, एक होता है अप क्वार्क, एक होता है डाउन क्वार्क। ये क्वार्क के दो टाइप्स हैं, डाउन क्वार्क और अप क्वार्क। जो हमारे पास अप क्वार्क होता है उसका वैल्यू होता है +2/3 जो हमारे पास डाउन क्वार्क होता है उनका वैल्यू होता है -1/3। ओके, now we have to focus how many quarks will combine, then they will produce proton or positive charge. How many quarks will combine, then they produce neutron or zero charge. Now we have to focus on this point. हमारे पास जो प्रोटॉन होता है एक्चुअली दो अप क्वार्क एक डाउन क्वार्क का बना हुआ होता है, और जो हमारे पास जो न्यूट्रॉन होता है ये दो डाउन और एक अप क्वार्क का बना होता है। हमारे पास जो अप क्वार्क है उसका वैल्यू होता है +2/3 और जो हमारे पास डाउन क्वार्क है उसका वैल्यू होता है -1/3। दिस इज फंडामेंटल चार्ज। तो हम वैल्यू पुट करें, आपका क्या है 2/3 +2/3 और हमारे पास क्या है प्लस। डाउन का वैल्यू क्या है हमारे पास -1/3, so minus plus will becomes equal to -1/3 -1/3a। okay, this is fundamental charge whose value is about 1.60 into 10⁻⁻19 कूलम। ओके, जब हम इनकी एलसीएम लेंगे, इसको रिमूव कर देता हूं, बाद में लिख लेते हैं। इनकी एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 3, फिर आएगा 2a प्लस में 2a माइनस में 1a, 2 + 2 = 4, 4 - 1 = 3, so this will becomes equal to 3/3a। तो 3 3 से मर गया, क्या बचा हमारे पास +e। चार्ज मतलब प्लस ऐसे नहीं है कि फ्रैंकलिन बेंजामिन ने ख्वाब देखा था मैं प्रोटॉन को पॉजिटिव दे दूं तो दे देता हूं, ऐसे नहीं। ये वे इस वे से पॉजिटिव चार्ज आई है, इस वे से, ये इसकी फॉर्मेशन से। ये मानते हैं कि जो हमारे पास क्वार्क्स है ये लेटेस्ट डिस्कवरी है, ये लेटेस्ट डिस्कवरी है, अभी डिस्कवरी हुई है। मगर जो फ्रैंकलिन ने कॉन्सेप्ट दिया था वो बहुत ओल्ड कॉन्सेप्ट है, मगर हम उसी की चार्ज देने से और ये जो लेटेस्ट डिस्कवरी है क्वार्क की, उसी को हम दोनों को एक दूसरे के साथ रिलेट कर सकते हैं। That's why we have get positive charge finally, positive। ओके, आते हैं हम न्यूट्रॉन की तरफ, इसको रिमूव कर देता हूं। हमारे पास जो न्यूट्रॉन होता है वो बना हुआ होता है दो डाउन क्वार्क और एक अप क्वार्क का। जो न्यूट्रॉन है दिस मेड अप ऑफ 2 डाउन क्वार्क एंड 1 अप क्वार्क। हमारे पास जो डाउन क्वार्क होता है उसकी वैल्यू क्या होता है -1/3 -1/3e plus 2/3e। This value of up quark and this is down, this is value of down quark। Okay, so न्यूट्रॉन पर चार्ज 0 होती है,
एलसीएम आएगा हमारे पास 3, ये आ जाएगा -1e प्लस में 2e। ओके, तो ये +2 -1 इक्वल टू -2, +2 और -2 विल बी कैंसिल आउट, सो रिमेनिंग पार्ट इज व्हाट, रिमेनिंग पार्ट विल बी 0/3e। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 0। तो हमारे पास न्यूटन 50 क्या होती है, 0 होती है। इस वजह से 0 होती है, ऐसे नहीं कैसे बस हमने रख लिया इस पर 0, उस पर पॉजिटिव, उस पर नेगेटिव, इनकी फॉर्मेशन। और इलेक्ट्रॉन पर आए तो इलेक्ट्रॉन एक्चुअली फंडामेंटल पार्टिकल, हमारे पास यही फंडामेंटल पार्टिकल है। अभी तक ये मालूम नहीं हुआ कि इलेक्ट्रॉन किस चीज से बना हुआ है। जस्ट लाइक प्रोटॉन इज मेड अप ऑफ 2 अप क्वार्क 1 डाउन क्वार्क, and neutron 2 down and 1 up quark. Okay, this is all about charge. Now we are going to discuss about the Coulomb's law. Now we are going to discuss about the Coulomb's law. Okay, अभी हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट Coulomb's law. Coulomb's law क्या कहना चाहता है, क्यों है, क्या क्यों नीड पड़ी इसकी नीड इसलिए पड़ी कि पहले ये शरारत, ये कॉन्सेप्ट फ्रैंकलिन ने दिया। फ्रैंकलिन ने कहा कि हमारे पास जो सेम चार्ज होती हैं वो एक दूसरे को रिपेल करती हैं, जो डिफरेंट चार्ज होती हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ चार्ज, अगर 2 पॉजिटिव हैं और दो नेगेटिव हो, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ये रिलेशनशिप बताया हमारे पास फ्रैंकलिन ने कहा जब 2 हमारे पास सेम चार्ज होंगी ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्या करेंगी, रिपेल। जो डिफरेंट होंगी वो अट्रैक्ट करेंगे। ये रिपल्शन, ये अट्रैक्शन चार्जेस की प्रॉपर्टी है। और जो अट्रैक्शन है, जो रिपल्शन है, ये एक्चुअली एक फोर्स भी है हमारे पास। फ्रैंकलिन ने ये नहीं बताया कि किस फोर्स के साथ ये रिपेल करेंगे या किस फोर्स के साथ ये अट्रैक्ट करेंगे। इस फोर्स की क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने के लिए, इस फोर्स की क्वांटिटेटिव मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास आया कूलम। सर कूलम ने बताया कि किस फोर्स के साथ ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और किस फोर्स के साथ ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इनकी अट्रैक्शन, इनकी रिपल्शन, इनका अट्रैक्टिव फोर्स, इनका रिपल्सिव फोर्स किन फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है, दैट ऑल वर डिस्क्राइब्ड बाय द सर कूलम। सो नाउ वी हैव टू डिस्क्राइब। ओके, आई विल रिमूव इट। कूलम ने बताया कि हमारे पास ये 2 चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। ये पॉजिटिव इस पर फोर्स लगाएगी और ये नेगेटिव इस पर फोर्स लगाएगी। ओके, इस फोर्स का डायरेक्शन है, इस पॉजिटिव का डायरेक्शन है इस तरफ, नेगेटिव का डायरेक्शन है इस तरफ। ये फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल है और जाहिर सी बात है डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट है। इसका फोर्स इस तरफ, इसका फोर्स इस तरफ है, क्योंकि ये अट्रैक्टिव फोर्स है हमारे पास। ओके, इसने कहा जब आप इन दोनों चार्जेस को क्लोज करके आएंगे, एक दूसरे के साथ करीब लेकर आएंगे, तो जो क्वांटिटी ऑफ फोर्स है वो इंक्रीज हो जाएगी। जब हम इस चार्ज को इस चार्ज से दूर लेकर जाएं तो हमारे पास जो फोर्स की क्वांटिटी होगी वो होगी डिक्रीज। सो फाइनली वी कैन से दैट व्हेन वी आर गोइंग टू डिक्रीज डिस्टेंस बिटवीन देम, जब हम इनके दरमियान में डिस्टेंस को डिक्रीज करते हैं, द क्वांटिटी ऑफ फोर्स इज गोइंग टू इंक्रीज। ओके, व्हेन वी आर गोइंग टू इंक्रीज डिस्टेंस बिटवीन देम, जब हम इनके दरमियान में डिस्टेंस को इंक्रीज करते जाते हैं, दूर करते जाते हैं एक दूसरे के साथ, जो क्वांटिटी ऑफ फोर्स है वो डिक्रीज होती जाती है। दैट वाज डिस्क्राइब्ड बाय कूलम। ओके, so finally he said that force of attraction or force of repulsion is directly proportional to the product of charge and inversely proportional to the square of distance between these two charges. Okay, so इस proportionality को हम खत्म करके हम देंगे एक constant, वो है हमारे पास कूलम्स कांस्टेंट के Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। ओके, हमारे पास ये के है, हम इसको कहते हैं कूलम्स कांस्टेंट। दिस इज कूलम्स कांस्टेंट। इसका जो वैल्यू होता है हमारे पास वो होता है 9 × 10⁻⁹
न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपान में कूलम स्क्वायर। यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं 8.9, मोस्टली बुक्स में ये होता है, राउंड ऑफ करके हम ये लिखते हैं 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर इंटू कूलम इनवर्स में 2। दिस इज एक्चुअली वैल्यू ऑफ कूलम्स कांस्टेंट। ओके, दिस इज वैल्यू ऑफ कूलम कांस्टेंट। और के इक्वल होता है हमारे पास, इधर ही लिखना है, हमारे पास जो के का वैल्यू होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये 4 पाई क्या है, देखो हमारे पास ये चार्ज है, ये फोर्स की लाइंस इस तरफ इमिट नहीं करती, इस फोर्स की लाइंस वन डायरेक्शनल नहीं है, इस डायरेक्शन में जाती हैं, इधर भी आती होंगी, इधर भी और अपवर्ड भी, मगर हमने जो फोकस किया है, हमारा जो फोकसिंग पॉइंट है वो है टुवर्ड्स नेगेटिव। बट एक्चुअली ये इस डायरेक्शन में भी लाइन सिमिट करेंगी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, अप डाउन लेफ्ट राइट 4 डायरेक्शंस में लाइन्स इमिट करेंगी। सो दैट्स व्हाई वी हैव शो 4 पाई। नाउ वी हैव टू फोकस ऑन दिस एप्सिलॉन। व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट? दिस इज एप्सिलॉन नॉट। ये क्या हमारे पास एप्सिलॉन नॉट। ओके, इसका वैल्यू होता है हमारे पास 8.85 इंटू 10⁻⁻⁻ में 12 यूनिट होता है कूलम स्क्वायर अपान में न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। जैसे ये है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपान में कूलम स्क्वायर, ये जो इसका वैल्यू होता है इसके रिवर्स हो जाता है, इसका यूनिट होता है इसके रिवर्स हो जाए, कूलम स्क्वायर अपान न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। कूलम स्क्वायर अपान न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। एक्चुअली एप्सिलॉन नॉट है क्या, इसका क्या कॉन्सेप्ट है? इसी को हम कहते हैं दिस इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये एक परमिटिविटी है, इसको हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। देखिए हमारे पास ये दो चार्जेस हैं, यहां इसको इधर ही बना लेता हूं, ये एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करती हैं। जब इनके दरमियान में मीडियम हमारे पास एयर है, मीडियम क्या है? एयर है। इसकी जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है उसका वैल्यू ये है 8.85 10⁻⁻⁻में 12 कूलम स्क्वायर अपान में न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। जब इसका वैल्यू ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का। ओके, तो इनके दरमियान में जो फोर्स है चार्ज के दरमियान वो है फोर्स के Q1 Q2 अपान में आर स्क्वायर, यहाँ हम जिसको लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में आर स्क्वायर। शर्त ये है जब इनके दरमियान में मीडियम होगा एयर, तो इन पर जो फोर्स होगा वो होगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में आर स्क्वायर। अगर कहा जाए इनके दरमियान में हम मीडियम रख लेते हैं, कोई एक पेपर, इनके दरमियान में मीडियम क्या है हमारे पास, कोई पेपर है, कोई पेज है। ओके, या ऐसे ही कह लें कि हम इनके दरमियान में एक मेटल पीस रख लेते हैं, कोई मेटल का पीस है, देन व्हाट विल बी क्वांटिटी ऑफ फोर्स, फोर्स क्या होगा फिर? सो कूलम्बिक फोर्स इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन मीडियम। दिस क्वांटिटी ऑफ फोर्स इज आल्सो डिपेंडेंट ऑफ मीडियम फैक्टर। ये मीडियम फैक्टर पर भी डिपेंडेंट है। अगर हमने मीडियम रखा है पेपर, या कोई मेटालिक पीस है, या कोई रबर है, या अदरवाइज एनीथिंग्स है, कुछ भी है, तो उसकी जो क्वांटिटी ऑफ फोर्स है वो होगी वेरी। देखते हैं कैसे वेरी होती है, इसको रिमूव कर देते हैं। ये फोर्स हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास मीडियम क्या हो, एयर हो। अभी कहा गया है इन दोनों चार्जेस के दरमियान में हमारे पास मीडियम क्या है, पेपर है, या कोई हमारे पास मेटालिक पीस है, या इंसुलेटर है, या डाइलेक्ट्रिक कोई कांस्टेंट है हमारे पास, उनके दरमियान में जो फोर्स होगा चार्ज का क्या होगा। ओके, तो हमारे पास जो एप्सिलॉन नॉट होती है,
ये हमारे पास परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, दिस परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसी को हम कहते हैं दिस परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, और हमारे पास मैंने इसके दरमियान में मीडियम रखा है, कोई रिलेटिव मीडियम है, कोई और रिलेटिव मीडियम है, जो इसकी परमिटिविटी होगी वो होगी रिलेटिव परमिटिविटी। हमारे पास रिलेटिव मीडियम क्या है, इनके दरमियान में एक पेपर है या कोई मेटालिक पीस है या एनीथिंग, मतलब हमारे पास जो मीडियम है वो क्या है, वो रिलेटिव मीडियम है। तो हम उसको शो करते हैं ई आर के साथ, जिसको कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, इसी को हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। नाउ वी हैव टू फोकस ऑन दैट पॉइंट, व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी। Relative permittivity is actually equal to permittivity of any medium upon permittivity of free space। किसी मीडियम की जो परमिटिविटी है उसका रेशो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से लिया जाए, जो भी हमारे पास वैल्यू होगा वो वैल्यू होगा रिलेटिव परमिटिविटी का। इट मीन्स इफ देयर इज एनी मीडियम, नाउ ए मीडियम इज एयर, I say if medium is any, then what should be value of relative permittivity or what should be value of force। force का वैल्यू क्या होगा, हमारे पास ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम है, तो एनी मीडियम की मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी इज मल्टीप्लाई विथ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को मल्टीप्लाई करेंगे परमिटिविटी ऑफ रिलेटिव मीडियम या रिलेटिव परमिटिविटी जिसको हम कहते हैं, then we can get permittivity of any medium। now question is that if permittivity is any medium, कोई भी मीडियम, तो उसके लिए हमारे पास फोर्स क्या होगा, तो हमारे पास वैल्यू फोर्स का वैल्यू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। दिस एप्सिलॉन शोस परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर। और we are well known that permittivity of any medium is equal to permittivity of free space multiplied with relative permittivity। so I can replace this value here, so this will becomes equal to 1/4 pi epsilon naught multiply relative permittivity Q1 multiply Q2 upon R square। this is value of when medium is any medium, this force of this value of force when medium is any। अगर कोई भी मीडियम हो उसके पास जो फोर्स की क्वांटिटी होगी वो होगी ये। सो फाइनली वी हैव रियलाइज्ड, वी हैव कैलकुलेट, जो हमारे पास फोर्स है दिस एफ, इसको कहते हैं दिस एफ डैश, दिस इज एफ डैश। तो हमारे पास जो एफ का वैल्यू होता है वो होता है ग्रेटर एफ डैश से। क्यों, हमने पढ़ा है जो फोर्स है वो इनवर्स रिलेटेड है एप्सिलॉन नॉट के। तो यहाँ पर क्या है, इस कंडीशन में क्या है, फोर्स का रिलेशन इनवर्स है किससे, एप्सिलॉन नॉट एंड एनी फैक्टर व्हिच इज मल्टीप्लाइड विथ एप्सिलॉन नॉट। जब कोई भी वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास जो वैल्यू है डाउनवर्ड में वो इंक्रीज हो जाएगा। जितना वैल्यू डाउनवर्ड में इंक्रीज होता है उतना ही वैल्यू हमारे पास कम होता है, इतनी क्वांटिटी हमारे पास डिक्रीज होती है। सो दैट्स व्हाई दिस एफ इज ग्रेटर देन दिस एफ डैश। या हम ऐसे भी कह सकते हैं एफ डैश इज लेस देन एफ, दिस वैल्यू ऑफ फोर्स। इसमें ऐसे पूछ सकता है व्हाट शुड बी डायमेंशन ऑफ कूलम्स कांस्टेंट। इसका डायमेंशन क्या होना चाहिए, निकाल लेते हैं। हमारे पास फोर्स का वैल्यू है के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। वी हैव टू फाइंड आउट डायमेंशन ऑफ दिस के, सो के विल बिकम इक्वल टू F मल्टीप्लाई R स्क्वायर। या R डिवाइड करता है या मल्टीप्लाई करें F मल्टीप्लाई R स्क्वायर, दोनों या मल्टीप्लाई करते हैं, इधर आकर डिवाइड करेंगे। ओके, तो अभी हमें फोर्स का डायमेंशन मालूम होना चाहिए। हमारे पास फोर्स इक्वल होता है एम ए के, मास को हम लिखते हैं कैपिटल एम, एक्सीलरेशन होती है हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
मीटर मीन्स लेंथ, सेकंड स्क्वायर इट मीन्स इनवर्स ऑफ टाइम। जो हमारे पास फोर्स का डायमेंशन है वो क्या है, एम एल टी इनवर्स 2। तो हम फोर्स का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, एम एल टी इनवर्स में 2 इनटू आर। आर इज आल्सो मेजरमेंट बाय द मीटर, मेजर्ड बाय द मीटर। हम इसी को शो करते हैं एल के साथ, तो हम इसको लिखेंगे एल स्क्वायर, क्योंकि ये लेंथ का यूनिट है मीटर। आप लेंथ को शो करता है, मीटर का यूनिट है, तो इसको लिखते हैं एल स्क्वायर अपॉन Q1 मल्टीप्लाई क्यू स्क्वायर। हम इसको सी से भी शो कर सकते हैं, कूलम स्क्वायर कर सकते हैं, यहाँ इसको हम ए स्क्वायर भी कर सकते हैं, दैट्स व्हाई हम कर सकते हैं सी स्क्वायर और ए स्क्वायर। तो हम इसको लिखते हैं दिस ए स्क्वायर। तो हमारे पास जो फाइनली रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा एम एल। जब एल को मल्टीप्लाई करेंगे एल स्क्वायर के साथ, ये हमारे पास हो जाएगा एम एल क्यूब टी इनवर्स में 2 एंड ए इनवर्स में 2। ये हमारे पास डिवीजन में है तो यहाँ पॉजिटिव है, अगर ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा नेगेटिव। तो हमारे पास जो के का डायमेंशन है वो क्या है, एम एल क्यूब एंड एल स्क्वायर एंड एल। जब दोनों को बेसिस सेम है तो पावर क्या होंगे, ऐड होंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा एम एल क्यूब टी इनवर्स 2 ए इनवर्स 2। दिस इज डायमेंशन ऑफ कूलम्स कांस्टेंट। ओके, सो नोट कर लें। इसमें ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें एल के पावर क्यूब हो, एल का पावर क्यूब हो, एक इसका डायमेंशन है, तो हम कह सकते हैं दिस इज डायमेंशन ऑफ कूलम्स कांस्टेंट। ओके, ये पॉइंट्स नोट कर लें। अभी डिस्कस कर लेते हैं इनके एमसीक्यूज के हवाले से। ओके, रिमूव कर दूं। ओके, शॉर्टली रिपीट कर देता हूँ। मैंने कहा जब इनके दरमियान में मीडियम एयर हो तो हमारे पास जो फोर्स होगा वो होगा ये। फिर दूसरी बात कही कि अगर एयर को हम रिप्लेस कर दें, हम रख लें पेपर या कोई मेटल पीस या एनी मीडियम हो हमारे पास, देन व्हाट शुड बी क्वांटिटी ऑफ फोर्स, फोर्स की क्वांटिटी क्या होगी हमारे पास। तो हमने फाइनली ये कैलकुलेट किया कि जब हमारे पास कोई एनी मीडियम हो तो हम उसको कहते हैं दिस रिलेटिव परमिटिविटी। लेट्स सपोज करें हमारे पास पेपर है या कोई मेटालिक पीस है, तो हम उसी को शो करते हैं रिलेटिव परमिटिविटी के साथ। ओके, जब हमारे पास कोई मीडियम हो रिलेटिव तो उसी को शो करते हैं रिलेटिव परमिटिविटी के साथ। तो रिलेटिव परमिटिविटी इक्वल होती है परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। सो व्हेन वी हैव टू फाइंड आउट if there is any medium either paper or air or water or mica whatsoever, कुछ भी मीडियम हमारे पास, तो हम उसको शो करते हैं ई के साथ, एनी मीडियम। तो एनी मीडियम की जो परमिटिविटी होती है वो इक्वल होती है परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम या रिलेटिव परमिटिविटी एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, जब हम आए एनी मीडियम के लिए तो एनी मीडियम होता है ई, तो हम इसको रख लेंगे एप्सिलॉन की जगह पर ई को। तो ई का वैल्यू होता है रिलेटिव परमिटिविटी मल्टीप्लाई परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो रख लिया वैल्यू हम। ओके, ये वैल्यू आ गया Q1 मल्टीप्लाई Q2 अपान में आर स्क्वायर, ये भी वैल्यू आ गया। तो हमारे पास फाइनली ये कैलकुलेशन आई, जो हमारे पास एफ है वो ग्रेटर है एफ डैश से। क्यों, यहाँ पर मीडियम क्या है, यहाँ पर मीडियम है एयर। जो एयर की रिलेटिव परमिटिविटी होती है वो होती है 1, वो होती है एयर की 1, इनकी क्या होती है, कम होती है एयर से। तो दैट्स व्हाई एफ इज ग्रेटर देन एफ डैश और एफ डैश इज लेस देन एफ। सो हमने फिर कहा कि व्हाट शुड बी डायमेंशन ऑफ दिस कूलम्स कांस्टेंट, इस कूलम कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होना चाहिए। तो हमने इसका डायमेंशन निकाल लिया। हमने पहले लिखा, फार्मूले को रीअरेंज किया, एफ मल्टीप्लाई आर स्क्वायर किया, Q1 मल्टीप्लाई Q2 या मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ करेंगे डिवाइड Q1 मल्टीप्लाई Q2 इक्वल टू के। So now dimension of force is equal to ml t inverse 2 multiply l inverse में 2, sorry L2। जब L स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे L के साथ तो ये आ जाएगा L क्यूब, तो m सेम L क्यूब t इनवर्स में 2। और यहाँ पर चार्जेस हैं, इनको शो करते हैं सी स्क्वायर के साथ भी या a स्क्वायर के साथ भी। यहाँ ये डिवाइड में ऊपर आएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके पास जो वैल्यू है पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो जाएगा। दिस फाइनली analysis of dimension of Coulomb's constant. So now next part will be on the basis of MCQs of Coulomb's law. Okay, we are still next meet again.